तो यहाँ पर देखो ये जो ऑक्सीजोम होता है ना, ऑक्सीजोम का जो हेड होता है ना वो एटीपी को बनाएगा, लेकिन उस एटीपी को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट स्टेप्स में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजोम का जो हेड होता है वो एटीपी को बनाएगा, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये स्टेप्स को जानने से पहले हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग इसका ये जो हेड होता है ना ऑक्सीजोम का, इसका हम लोग को ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसमें दिखता क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखो ये जो सी रिंग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफओ पार्टिकल बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम, याद रखना है, ठीक है। और ये जो हेड होता है ना, इसको एफओ पार्टिकल सॉरी एफ1 पार्टिकल बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ1 पार्टिकल बोलते हैं, एफ1 पार्टिकल या हेड बोलते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है ना। अब देखो ध्यान से, अगर इसका टीएस देखेंगे हम लोग, किसका, हेड ऑफ द ऑक्सीजोम का, तभी क्लियर हो पाएगा कि कैसे करके ये एटीपी को बनाता है। तो अगर टीएस देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसे करके राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, राउंडेड स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ ऐसे करके, देखो ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है टीएस ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेड ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम, ठीक है। इसका हेड, इसके हेड को F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस के नाम से भी जानते हैं, इसके हेड को, किसके हेड को, ऑक्सीजोम के हेड को एटीपी सिंथेस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। और इसका हेड एंजाइम का काम करता है, देखो ध्यान से, अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे दिखेगा टीएस ऑफ द हेड ऑफ द ऑक्सीजोम, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझो, ये बीच वाला जो है ना रोटर, रोटर ऐसे दिखेगा ना यहाँ पर, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हो गया रोटर, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वो रोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा सब यूनिट, तो मैं ऐसे लिख दिया यहाँ पर गामा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका हेड 3 अल्फा और 3 बीटा सब यूनिट्स के मिलने से बनता है ना, तो चलो हम लोग ऐसे करके कर रहे हैं, टोटल यहाँ पर 6 सब यूनिट्स को पहले डिवाइड कर देना है ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, हो गया ना 6 सब यूनिट्स। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो सब यूनिट है ना, ये कौन सा सब यूनिट है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट है, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद वाला जो सब यूनिट है ना, वो कौन सा सब यूनिट होगा, बीटा सब यूनिट होगा, देखो ध्यान से, ऐसे ही होगा ना। उसके बाद वाला जो सब यूनिट होगा वो फिर से कौन सा सब यूनिट होगा, अल्फा सब यूनिट होगा, देखो ध्यान से, ऐसे ही ना, अल्टरनेट अरेंजमेंट है अल्फा और बीटा का। उसके बाद वाला जो सब यूनिट होगा वो कौन सा होगा, फिर से बीटा सब यूनिट होगा, ठीक है। उसके बाद वाला फिर कौन सा होगा, अल्फा सब यूनिट होगा, ठीक है। और उसके बाद वाला फिर कौन सा होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट होगा। तो ये वाला क्या होगा, बीटा सब यूनिट होगा, देखो ध्यान से, यही ऐसे दिखेगा ना, टीएस ऑफ द हेड ऑफ द ऑक्सीजोम ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो बीटा सब यूनिट होता है ना, याद रखना है, बीटा सब यूनिट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कैटालाइटिक सब यूनिट के नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कैटालाइटिक सब यूनिट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है बीटा सब यूनिट को। और कैटालाइटिक का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे एंजाइम, इसका मतलब बीटा सब यूनिट जो होता है ना, हेड ऑफ द ऑक्सीजोम का, वही एंजाइम का काम करता है, एटीपी को बनाने वाला एंजाइम, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी सिंथेस बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। और ये बीटा सब यूनिट्स किसका पार्ट होता है, हेड ऑफ द ऑक्सीजोम का पार्ट होता है ना, इसीलिए हेड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा, ऐसे है ना, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये बीटा सब यूनिट्स को क्या बोलेंगे, कैटालाइटिक सब यूनिट, कैटालाइटिक सब यूनिट, कैटालाइटिक सब यूनिट, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, वही मैंने लिखा है कि बीटा जो सब यूनिट होता है ना, उस बीटा सब यूनिट जो होता है ना, जो कि हेड ऑफ द ऑक्सीजोम का पार्ट है, हैविंग द कैटालाइटिक एक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब यही सब यूनिट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये एटीपी को तभी बना पाएगा, देखो ध्यान से, सारा बीटा सब यूनिट्स में ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो बीटा सब यूनिट है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके एक बाइंडिंग साइट होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, क्योंकि एंजाइम इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव साइट भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला बीटा सब यूनिट में वैसा होगा, ये वाला बीटा सब यूनिट जो है ना, इसको उसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक बाइंडिंग साइट होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। क्योंकि ये कैटालाइटिक सब यूनिट है, ये भी कैटालाइटिक है, ये भी कैटालाइटिक है, बीटा सब यूनिट इज कैटालाइटिक सब यूनिट, याद रखना है। उसके पास क्या होगा, बाइंडिंग साइट होगा, जिसको एक्टिव साइट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग साइट है ना, ये ही बाइंडिंग साइट, याद रखना है, एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। तो कैसे, तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है, मैं एक बीटा सब यूनिट्स का दिखा रहा हूँ, सब में वैसे ही होगा। ये जो बाइंडिंग साइट है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्चुअल में ये बाइंडिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि बीटा सब यूनिट या हेड हम लोग बोलेंगे, हेड ऑफ द ऑक्सीजोम कहाँ प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना है, पहले से क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।
तो अब ये जो एडीपी होता है ना, ये एडीपी मूव करके हम लोग बोलेंगे कहाँ चला जाता है, ये एडीपी मूव करते करते हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंच जाता है, हेड ऑफ द ऑक्सीजोम के बीटा सब यूनिट्स के बाइंडिंग साइट में पहुंच जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे जब एटीपी को बनाना है, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ना, जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, वो भी हम लोग बोलेंगे पहुंच जाता है कहां पर, ये जो बाइंडिंग साइट है ना बीटा सब यूनिट्स का, वहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हेड घूमेगा, जैसे ही हेड घूमेगा 120 डिग्री एंगल में, ठीक है, हेड घूमेगा 120 डिग्री एंगल में, तो ये वाला ऐसे घूम रहा है, देखो ध्यान से 120 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो वो हम लोग बोलेंगे रोटेशन की वजह से ये जो एडीपी है ना, वो कंबाइन कर जाता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। तो डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। अब ये जो एटीपी यहाँ पर बना है ना, वो एटीपी बनने के बाद यही नहीं रहेगा, वो बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहीं पर कंबाइन हो जाएगा। एटीपी बनने के बाद ये बाहर की तरफ, हम लोग बोलेंगे बाहर मतलब किस तरफ, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ रिलीज भी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो बीटा सब यूनिट होता है ना ऑक्सीजोम का, वो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला काम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उस बीटा सब यूनिट्स में जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले अंदर किया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इस बाइंडिंग साइड में। दूसरा हम लोग बोलेंगे इसका हेड रोटेट करेगा 120 डिग्री एंगल में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, कंबाइन कर जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालाइजिंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। अब जैसे एटीपी बन जाएगा तो ये बाहर की तरफ रिलीज होगा, बाहर मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीजिंग ऑफ एटीपी इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बीटा सब यूनिट्स का काम क्या चीज है, सबसे पहला काम है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को अपने बाइंडिंग साइट पे लेना। दूसरा काम है बाइंडिंग साइट पे लेने के बाद दोनों को बाइंड कराना, कंबाइन कराना, ठीक है, और एटीपी बनवाना। और तीसरा काम क्या चीज है, वो जो बना हुआ एटीपी है उसको कहाँ रिलीज कर देना, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज कर देना, ठीक है। यही काम है किसका, बीटा सब यूनिट का, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये जो एटीपी बन रहा है ना, जो बीटा सब यूनिट जो एटीपी को बना रहा है ना, उसको बनाने के लिए 3 इवेंट्स होना पड़ेगा, या हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट स्टेप्स होना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैं अभी यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बीटा सब यूनिट्स तो एटीपी को बना रहा है, यहाँ पर अल्फा सब यूनिट का फिर क्या काम है। ऐसा बोला जाता है कि अल्फा सब यूनिट्स, देखो ध्यान से, ऐसा बोला जाता है कैसे करके अल्फा सब यूनिट्स ये क्या बोलते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन ऐसा ये बोला जाता है कि अल्फा जो सब यूनिट है ना, ये अल्फा सब यूनिट क्या करता है, बीटा सब यूनिट्स के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जो अल्फा सब यूनिट्स है ना, ये बीटा सब यूनिट्स के एक्टिविटी को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उस टाइम पे एटीपी को नहीं बनने देना है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट्स क्या करता है, बीटा सब यूनिट्स को सिग्नल देता है और ये बोलता है बीटा सब यूनिट्स को कि तुम एटीपी को नहीं बनाओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एटीपी बहुत ज्यादा बना हुआ है या बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। तो अल्फा सब यूनिट्स ऐसा करके बोला जाता है कि अल्फा सब यूनिट्स का फंक्शन क्या है, अल्फा सब यूनिट्स का फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ, या हम लोग बोल सकते हैं इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ, या हम लोग बोल सकते हैं इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ बीटा सब यूनिट। लेकिन कैसे, ये अभी तक पता नहीं है, ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट्स का फंक्शन और बीटा सब यूनिट्स का फंक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसका हेड क्यों 120 डिग्री एंगल पे पहले घूमेगा, फिर से 120 डिग्री एंगल पे घूमेगा, फिर से 120 डिग्री एंगल पे घूमेगा, ठीक है। 3 बार जब इसका हेड घूमेगा तो याद रखना 360 डिग्री हो जाएगा। पहला बार 120 डिग्री एंगल, दूसरा बार 120 डिग्री, तीसरा बार भी 120 डिग्री, 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना होगा 360, याद रखना है। तो क्वेश्चन है इसका हेड क्यों घूम रहा है 120 डिग्री एंगल पे, क्यों घूम रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैंने ये बताया था, देखो ध्यान से, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलता है ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना एनर्जी होता है ना कि वो एनर्जी की वजह से ये जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन्स है ना, ये प्रोटॉन्स मूव करके चला जाता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। कितना प्रोटॉन्स चला जाएगा, तो मैंने ये बताया था कि जब एक रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, आप देखना प्रीवियस लेक्चर, या हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, तो ये हम लोग बोलेंगे 10 प्रोटॉन्स को मूव करा देगा, कहां से कहां, कहां से कहां, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहां, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, याद रखना है, ठीक है।
और मैंने ये भी बताया था कि जब एक रिड्यूस FADH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को, तो उस टाइम पे कितना प्रोटॉन्स मूव करेगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, हम लोग बोलेंगे 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, याद रखना है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यहां पर देखो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स भी हम लोग बोलेंगे मूव कर जाएगा। मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स का जो प्रोटॉन है वो मूव करके चला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स और हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन का जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट, या हम लोग बोलेंगे H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी सिस्टम याद रखना इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, तो जितना प्रोटॉन यहां से मैट्रिक्स से गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, उतना प्रोटॉन वापस कहां आएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे ये प्रोटॉन्स आएगा, तो कैसे आएगा, तो प्रोटॉन को लाने के लिए कौन प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम का कौन सा पार्ट, बेस पार्ट, या हम लोग बोलेंगे बेस ऑफ द ऑक्सीजोम। तो एक बार में जो बेस होता है ना ये कितना प्रोटॉन को ला पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटॉन को एक बार में ये लाता है। किस तरफ लाता है, हम लोग बोलेंगे किस तरफ लाएगा, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बार में 4 प्रोटॉन को लाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रोटॉन का ही बाइंडिंग साइट है। ठीक है, 4 प्रोटॉन का बाइंडिंग साइट है, तो एक बार में 4 ही प्रोटॉन तो बाइंड करेगा ना। तो जब ये प्रोटॉन ये टनल के थ्रू देखो ध्यान से मूव करते करते कहाँ आ रहा होता है, मैट्रिक्स की तरफ आ रहा होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ। तो प्रोटॉन का मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ये जो बेस है ना वहां पर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा जिसको बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स, मतलब प्रोटॉन के मूवमेंट के थ्रू डेवलप किया गया फोर्स इज नोन एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स इतना मतलब आप बोल सकते हैं इसका इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो क्या करता है, जब ये मूव कर रहा होता है 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम से कहां, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो हम लोग बोलेंगे इसके मूवमेंट की वजह से, प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है उसकी वजह से जो रोटर होता है ना वो घूमता है। ठीक है, वो घूमेगा 120 डिग्री एंगल में, और जैसे ही रोटर घूमेगा ना तो हम लोग बोलेंगे जैसे ही रोटर घूमेगा ना तो ये हेड भी घूमेगा, क्योंकि हेड किससे जुड़ा हुआ है, रोटर से जुड़ा हुआ। ये हेड भी कितना डिग्री एंगल में घूमेगा, 120 डिग्री एंगल में घूमेगा। वही देखो ध्यान से, और ये जो घूम रहा है ना उसी की वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, कंबाइन कर लिया, तो डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट जुड़ा तो क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट या एटीपी बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, या हेड हम लोग बोलेंगे 120 डिग्री एंगल पे घूमता है, याद रखना है। ठीक है, तो एक बार में कितना प्रोटॉन्स आएगा, 4 प्रोटॉन्स आएगा। ठीक है, अगर 10 प्रोटॉन्स गया है एक रिड्यूस NaDH2 जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को दिया तो 10 प्रोटॉन मूव किया मैट्रिक्स से किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ठीक है, तो एक बार में कितना आ रहा है, 4 प्रोटॉन आ रहा है, इसके हेड को घुमा रहा है कितना डिग्री एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे, तो क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। मतलब 4 प्रोटॉन कितने एटीपी को बना रहा है, एक एटीपी को बना रहा है। फिर से 10 में 4 आ गया, कितना बचा, 6 बचा, तो फिर से 4 आएगा। ठीक है, फिर से 4 प्रोटॉन आएगा, फिर से इसका हेड घूमेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे और एक एटीपी बनेगा। फिर कितना बचेगा, 10 में 8 आ गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो लास्ट टाइम कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। तो 2 जब आएगा तब भी इसका हेड जो होता है ना याद रखना 120 डिग्री एंगल पे ही घूमेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 0.5 एटीपी बनेगा, क्योंकि 4 प्रोटॉन एक एटीपी को बना रहा था, तो 2 प्रोटॉन कितना एटीपी को बनाएगा, 0.5 एटीपी। इसका मतलब याद रखना एक रिड्यूस NaDH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को देता है तो कितना एटीपी बनता है, हम लोग बोलेंगे सॉरी कितना प्रोटॉन मूव करता है, 10 प्रोटॉन्स मूव करता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो जब ये 10 प्रोटॉन्स वापस आता है मैट्रिक्स की तरफ तो कितने एटीपी को बनाता है, एक एटीपी को बनाता है, याद रखना है। ठीक है, एक रिड्यूस NaDH2 सॉरी एक एटीपी को नहीं बनाया, कितने एटीपी को बनाया, 2.5 एटीपी को बनाता है। देख सकते हैं एक रिड्यूस NaDH2 से कितना प्रोटॉन्स मूव किया था, 10 प्रोटॉन्स मूव किया था ना, तो जब 10 प्रोटॉन्स वापस आया देखो 4 + 4 + 2 तो कितने एटीपी बनाया, 1 + 1 + 0.5 कितना 2.5 एटीपी बनाता है। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देखना। उसी तरह जब 6 प्रोटॉन एक रिड्यूस FADH2, ये भी मैंने बताया था, आप देख लेना, एक रिड्यूस FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 6 प्रोटॉन्स मूव करता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, और ये जब आएगा तो पहला बार में 4 आएगा, 4 आएगा तो कितना एटीपी बनेगा, एक एटीपी बनेगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना बनेगा 0.5, मतलब टोटल कितना होगा 1.5 एटीपी बनेगा। ये था न्यू कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया, आप देखना। ठीक है,
तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे इसका हेड हम लोग बोलेंगे कितना डिग्री पे घूमता है, 120 डिग्री एंगल पे। क्यों घूमता है? बिकॉज ऑफ द हम लोग बोलेंगे प्रोटोन मोटिव फोर्स के डेवलपमेंट की वजह से। क्यों ये प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप हुआ? क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स का जो प्रोटॉन्स था वो मूव करके कहाँ चला गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। क्यों गया? तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ जिसकी वजह से 10 या प्रोटॉन्स हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से मूव करके कहाँ चला गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। तो जितना प्रोटॉन्स गया है वापस ये वापस कहाँ आएगा? मैट्रिक्स में आएगा। तो जब ये प्रोटॉन्स आ रहा होता है तो इसके मूवमेंट की वजह से हम लोग बोलेंगे एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स की वजह से हम लोग बोलेंगे इसका जो हेड होता है ना ऑक्सीजोम का वो 120 डिग्री एंगल पे घूमता है, तब जाके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करता है, क्या बनता है? एटीपी बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एटीपी जो बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से रिड्यूस NaDH2 और रिड्यूस FeDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, मतलब इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। आप देखना मैंने बताया था, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस की वजह से या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 FeDH2 जो इलेक्ट्रॉन्स को दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब के थ्रू हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स मूव किया, और ये प्रोटॉन्स वापस जब आया मैट्रिक्स में तो क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे एटीपी बना। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था किससे? रिड्यूस NaDH2 से FeDH2 से। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और एटीपी बना, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देखना ध्यान से, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन आता है बीटा सब यूनिट्स कैसे करके हम लोग बोलेंगे 3 स्टेजेस में या 3 हम लोग बोलेंगे स्टेप्स में क्या बना रहा है? एटीपी को बना रहा है। तो अब मैं वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके पास और 2 सब यूनिट्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसेसरी या एडिशनल सब यूनिट्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे करके, ठीक है, इसको बोलते हैं ए सब यूनिट। ठीक है, फिर ये ए सब यूनिट से देखो ध्यान से ऐसे करके और एक सब यूनिट ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है हेड के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं बी सब यूनिट। ठीक है, ये एसेसरी सब यूनिट है, याद रखना। ठीक है, और ये एसेसरी सब यूनिट से इसका मतलब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये क्या चीज में हेल्प करेगा? हम लोग बोलेंगे और ये एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ए यहाँ पर बी ऐसे करके बुक में बनाया हुआ रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इंपॉर्टेंट जो सब यूनिट्स है वो कौन सा है? एक सी सब यूनिट और दूसरा क्या चीज है? 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, याद रखना है। तो आप डायग्राम को बना सकते हैं, आप बुक भी देख सकते हैं, बुक में भी ऐसे बनाया हुआ होगा। अब देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके यहाँ पर एटीपी बन रहा है 3 डिफरेंट स्टेप्स में। ठीक है, तो मैं इसको देखो यहाँ पर ऐसे मिटा दे रहा हूँ। और एक चीज याद रखना, बीटा सब यूनिट्स याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक सब यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बीटा सब यूनिट्स को देखेंगे ऑक्सीजोम का, ठीक है, तो वो हम लोग बोलेंगे एटीपी को बनाता है 3 स्टेजेस में। तो पहला जो स्टेज होता है ना, देखो ध्यान से, पहला जो स्टेज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल स्टेट। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूज स्टेट। ठीक है, पहला जो ये होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल स्टेट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूज स्टेट। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं एल स्टेट। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लूज स्टेट, याद रखना है। और ये जो एल स्टेट होता है ना, ठीक है, वो एल स्टेट में क्या होगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटर करेगा। कहां पर? हम लोग बोलेंगे ये जो बाइंडिंग साइट है बीटा सब यूनिट्स का, वहां पर। तो मैं बस ये वाला को देखो, इस बीटा सब यूनिट्स को मैं यहां पर बाहर निकाल के बना रहा हूं। ठीक है, सब में जो भी दूसरा जो बीटा सब यूनिट्स है ना, ये और ये, इसमें भी सेम होगा। तो देखो ध्यान से, मैं ये वाला बीटा सब यूनिट्स को यहां पर देखो बना रहा हूं मैग्नीफाई करके। देखो ध्यान से, बाहर निकाल के मैं यहां पर बनाया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बनाया। याद रखिए, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा सब यूनिट है? बीटा सब यूनिट। ये क्या चीज है? बाइंडिंग साइट है बीटा सब यूनिट्स। और बीटा सब यूनिट्स क्या चीज है? कैटालाइटिक सब यूनिट है। यही क्या करेगा? एटीपी को बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला ये जो स्टेट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एल स्टेट। ठीक है, अब एल स्टेट में क्या होगा? याद रखना है, एल मतलब लूज। लूज मतलब क्या हुआ? दोनों मतलब क्या क्या? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर इंटर किया। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर इंटर किया, मतलब लूज। अभी तक ये जुड़ा नहीं है। कौन? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जो एल स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूज स्टेट, जहां पर क्या होता है? एंट्री ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। किसमें? बाइंडिंग साइट ऑफ बीटा सब यूनिट, या हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सब यूनिट। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जब इसका हेड घूमेगा ना, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा? देखो ध्यान से, टेंस स्टेट आएगा। टेंस स्टेट को मैं ऐसे दिखा दूं, देखो ध्यान से, मैं ऐसे करके दिखा सकता हूं ना, टी स्टेट को या टेंस स्टेट को ऐसे करके। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे, यही वाला। ठीक है,
ये बीटा सब यूनिट है। टेंस स्टेट में क्या होगा देखो ध्यान से, मतलब टेंस का मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर गया। कौन हम लोग बोलेंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टी स्टेट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंस स्टेट। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द हम लोग बोलेंगे रोटेशन ऑफ क्या चीज, हेड ऑफ द ऑक्सीजन। और वो रोटेशन किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से। तो ये हम लोग बोलेंगे टी स्टेट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडीपी और हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों कंबाइन कर गया। कहां पर हम लोग बोलेंगे, बीटा सब यूनिट्स के बाइंडिंग साइट में। इसको बोलेंगे टेंस स्टेट, मतलब दोनों जुड़ गया है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ हेड ऑफ द ऑक्सीजन। कितना डिग्री एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे। क्यों, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हुआ था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो अब ये हो गया टी स्टेट। अब यहां पर हम लोग बोलेंगे, यहां से फिर क्या होगा, एटीपी क्या होगा, बाहर निकलेगा हेड ऑफ द ऑक्सीजन से। बाहर निकलेगा मतलब कहां निकलेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो निकलेगा ना। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये क्या चीज है, बीटा सब यूनिट है, कैटालिटिक सब यूनिट है। अब यहां से देखो एटीपी बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो यहां पर क्या हो गया, खाली हो गया। देखो ध्यान से, एटीपी बाहर निकल गया। और इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेट, या क्या बोलेंगे, ओ स्टेट। अब देख सकते हैं फिर से क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब ओपन हो गया, मतलब फिर से यहाँ पर खाली जगह हो गया। तो इसीलिए देखो ध्यान से, ओपन स्टेट का मतलब क्या हो गया, इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ एटीपी। जैसे एटीपी बना और वो जैसे रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट्स फिर से खाली हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन स्टेट बोलेंगे। अब फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, फिर से क्या होगा, एल स्टेट आएगा। देखो ध्यान से, फिर से एल स्टेट आएगा, मतलब फिर से ये वाला जो ओपन था उसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, फिर से वो कंबाइन करेगा, फिर से बाहर निकलेगा। तो ये साइकिल चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये मैकेनिज्म के थ्रू ही क्या बना, देखो ध्यान से, एटीपी बना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो मतलब ये जो साइकिल जो चल रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म याद रखना है। बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, कि जैसे ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड किया ना, तो अब ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चेंज कर गया, किस में, हम लोग बोलेंगे एटीपी में। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म, जो कि देखा गया किसमें, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट ऑफ क्या चीज, ऑक्सीजन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और वही मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, उसी तरह ये बीटा सब यूनिट में भी होगा, ये बीटा सब यूनिट में भी होगा। ठीक है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का। और एक बार देखो ध्यान से, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप देखना, हमेशा याद रखना, एक रिड्यूस NaDH2। ठीक है, एक रिड्यूस NaDH2 को हम लोग एक रिड्यूस NaDH भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये कितना एटीपी को बनाता है, 2.5 एटीपी को बनाता है न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 एटीपी को बनाती है, मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, याद रखना। और एक रिड्यूस FADH2, ठीक है, याद रखना है, ये कितना एटीपी को बनाता है, हम लोग बोलेंगे 1.5 एटीपी को बनाता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, अब देखना। तो इस चीज को याद रखना, दिमाग में रखना। ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे एक रिड्यूस NaDH2 कितने एटीपी को बनाएगा, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 एटीपी को बनाएगा। और एक रिड्यूस FADH2 कितना एटीपी को बनाएगा, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट ये बनाएगा 2 एटीपी को। कैसे बनाएगा ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, कि जो एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है ना, ओवरऑल एनर्जी फॉर्मेशन, या हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कितना एटीपी बना, लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना एटीपी बना, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे कितना एटीपी बना, और टोटल एटीपी कितना बना, वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेट एनर्जी प्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। नेट एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, कि ध्यान से देखो, कि पहला यहाँ पर हम लोग क्या इवेंट देखे थे, ग्लाइकोलाइसिस देखे थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग इवेंट देखे थे वो क्या देखे थे, हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन का देखे थे। लिंक रिएक्शन, या इसको हम लोग क्या बोले थे, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, या गेटवे रिएक्शन भी बोले थे, या इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोले थे। ठीक है, क्यों बोले थे मैंने डिटेल में बताया है। और तीसरा जो हम लोग बोलेंगे जो इवेंट है, उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले थे क्रेब्स साइकिल। याद करो, यही है ना, 3 हम लोग बोलेंगे डिफरेंट क्या था, इवेंट्स, या हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। तो नेट एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, अगर आपको याद होगा तो याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हम लोग बोलेंगे सेल 2 एटीपी को लगाता है, 4 एटीपी बनता है। तो नेट गेन कितना एटीपी का हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 - 2 = हम लोग बोलेंगे 2 एटीपी का क्या होता है, याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे नेट गेन होता है, ये मैंने बताया है। ठीक है,
नेट गेन ये 2 एटीपी का होगा। याद रखना पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में सेल क्या करेगा, 2 एटीपी लगाएगा, ठीक है। और 7वां और 10वां स्टेप में क्या होगा, 4 एटीपी बनेगा। तो 2 सेल लगाया और 4 बना, तो नेट गेन कितना होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी, ठीक है। और इस टाइम पे क्या बनता है हम लोग बोलेंगे, इस टाइम पे बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NADH2 बनता है। याद रखना रिड्यूस NADH2 क्या चीज है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, याद रखना है। अब लिंक रिएक्शन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे, लिंक रिएक्शन के टाइम पे कितना एटीपी बना था, तो कोई भी एटीपी नहीं बना था। कितना रिड्यूस NADH2 बना था, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADH2 बना था, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के टाइम पे हम लोग बोलेंगे कितना रिड्यूस NADH2 बना था, तो हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उससे याद रखना है 2 पायरुविक एसिड बनता है, और 2 पायरुविक एसिड बनेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। तो एक क्रेब्स साइकिल से हम लोग बोलेंगे 3 रिड्यूस NADH2 बनता है। एक्चुअल में कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2 चलेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 6 रिड्यूस NADH2 बनेगा, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल से हम लोग बोलेंगे 1 रिड्यूस FADH2 बनता है, ठीक है। एक्चुअल में कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2, तो 2 से कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस FADH2 बनेगा। याद रखना जहां जहां रिड्यूस में बोल रहा हूं वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। एक क्रेब्स साइकिल से एक GTP मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, याद रखना है एक GTP मॉलिक्यूल बनता है। एक्चुअल में कितना क्रेब्स साइकिल चलेगा, 2 क्रेब्स साइकिल, तो यहाँ पर कितना GTP मॉलिक्यूल बनेगा, 2 GTP मॉलिक्यूल बनेगा। याद रखना GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP, तो GTP को हम लोग ATP भी लिख सकते हैं, मतलब 2 ATP मॉलिक्यूल बनेगा क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग ये जानते हैं कि, ध्यान से देखो यहाँ पर एक रिड्यूस NADH2 कितना एटीपी को बनाता है, 2.5 एटीपी को बनाता है, और एक रिड्यूस FADH2 कितने एटीपी को बनाता है, 1.5 एटीपी को बनाता है। ये हम लोग जानते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चला है, साइटोसोल में, ठीक है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहाँ चला है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लिंक रिएक्शन भी चला है और क्रेब्स साइकिल भी कहाँ चलता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखना ध्यान से, एक रिड्यूस NADH2 से कितना एटीपी बन रहा है, 2.5, तो 2 रिड्यूस NADH2 से कितना बनेगा, 2 इंटू हम लोग बोलेंगे 2.5 इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 5 एटीपी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिड्यूस NADH2 से 2.5 एटीपी बनता है, तो 2 रिड्यूस NADH2 से कितना होगा, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू लिंक रिएक्शन के टाइम पे 2 इंटू कितना हम लोग बोलेंगे 2.5 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 5 एटीपी, ठीक है। एक रिड्यूस NADH2 से 2.5 एटीपी बनता है, तो 6 रिड्यूस NADH2 से हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2.5 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 15 एटीपी, ठीक है। एक रिड्यूस FADH2 से 1.5 एटीपी बनता है, तो 2 रिड्यूस FADH2 से कितना होगा, 2 इंटू 1.5 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना होगा 3 एटीपी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से 2 GTP इज इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 एटीपी, ठीक है। अब सारा एटीपी को काउंट करो, देखो ध्यान से, 5 प्लस 5 10, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 लिंक रिएक्शन के टाइम पे 5, 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12। और यहाँ पर देखो ध्यान से, 12 और 3 को जोड़ो 15 हो गया क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, ठीक है। 15 प्लस 15 30 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, 32 एटीपी बनता है। याद रखना है जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो 32 एटीपी बनता है, उसके नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल, ठीक है। क्यों यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मैं बताऊंगा, इसका फुल फॉर्म क्या है अगले लेक्चर में बताऊंगा। मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा, शटल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 5 एटीपी है ना, यहीं पर हम लोग लिखते हैं MAS, मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्यों हम लोग लिखते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। अब यहां पर देखो, और एक हम लोग बोलेंगे शटल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GPS शटल, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, ठीक है। जी यहाँ पर मैं लिख रहा हूं GPS, मतलब ग्लिसरॉल, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, या डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं फॉस्फेट शटल, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं शटल, ठीक है। याद रखना है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जब काम करेगा तो उस टाइम पे 2 रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है वो हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी को देगा,
वो हम लोग बोलेंगे दो रिड्यूस NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनता है। लेकिन जब जीपीएस चलेगा ना तो एक रिड्यूस NADH2 याद रखना है कितना एटीपी को बनाएगा, 1.5 एटीपी को बनाएगा। कब? जब ये वाला शटल सिस्टम काम करेगा जीपीएस, याद रखना है, ठीक है। तो उस टाइम पे याद रखना है कितना होगा, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 2 × 1.5 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कितना, 3 एटीपी, ठीक है, याद रखना है। और 3 एटीपी के बगल में क्या लिखते हैं हम लोग, जीपीएस लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर बस जीपीएस और मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम पढ़ने का मेन मोटिव ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस याद रखना है साइटोसोल में चल रहा है या साइटोप्लाज्म में चल रहा है। इसका मतलब जो रिड्यूस NADH2 है ना वो कहाँ बन रहा है, सेल के साइटोसोल में बन रहा है, ठीक है ना, सेल के साइटोसोल में बन रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये क्या चीज है, सेल का साइटोसोल है मान लो, ठीक है। जहां पर क्या बना है, देखो ध्यान से, जहां पर क्या बना है, जहां पर हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 बना है, जहां पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये क्या चीज है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, कॉम्प्लेक्स 2 होता है, कॉम्प्लेक्स 3 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है, फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे ऑक्सीसोम होता है। ये हम लोग जानते हैं ना, 1 2 3 4, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 जिसको ऑक्सीसोम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि लिंक रिएक्शन कहां चला है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चला है, क्रेब्स साइकिल भी, लिंक रिएक्शन भी चला है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल भी चला है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लिंक रिएक्शन के टाइम जो भी रिड्यूस NADH2 बनेगा, ठीक है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दे पाएगा, क्योंकि ETS कहां पर प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के टाइम पे जो भी रिड्यूस NADH2 बना है ना, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 बना है ना, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा, कहां हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए आ जाएगा, जो साइटोसोल में जब जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है उस टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना है उसको भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना होगा ना, कहां पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो रिड्यूस NADH2 बनता है ना साइटोसोल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं घुस पाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर ये रिड्यूस NADH2 जो साइटोसोल में बना, अगर वो नहीं घुस पाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। तो कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो रिड्यूस NADH2 जो बना है साइटोसोल में वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा। तो उसको पहुंचाने के लिए दो तरीका है, एक क्या चीज है, मैलेट एस्पार्टेट शटल। अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल से अगर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस का रिड्यूस NADH2 आएगा तो वो याद रखना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। इसका मतलब मैलेट एस्पार्टेट शटल क्या करता है, रिड्यूस NADH2 को कहां तक पहुंचाता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 तक पहुंचाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स 1 तक पहुंचेगा तो कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे कितना एटीपी बनेगा, 2.5 एटीपी बनेगा, ठीक है। और यही वाला हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो वो हम लोग बोलेंगे कहां तक, किसको देता है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। याद रखना यही रिड्यूस NADH2 अगर जीपीएस के थ्रू आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। और कॉम्प्लेक्स 2 को अगर इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो कितना एटीपी बनता है, 1.5 एटीपी बनता है, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल का मेन काम क्या चीज है कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जो रिड्यूस NADH2 बना है जिसके पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचा दे, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचा दे। क्योंकि यहाँ पर जो रिड्यूस NADH2 बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को नहीं ये क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो कैसे करके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा माइटोकॉन्ड्रिया ये सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो हम लोग बोलेंगे उसके लिए दो तरीका है, पहला मैलेट एस्पार्टेट शटल, दूसरा हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ये शटल क्या होता है, कैसे करके रिड्यूस NADH2 को कॉम्प्लेक्स 1 तक लाता है, जीपीएस कैसे करके रिड्यूस NADH2 को साइटोसोल से कॉम्प्लेक्स 2 तक लाता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल कैसे करके रिड्यूस NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना है साइटोसोल में उसको कॉम्प्लेक्स 1 तक लाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या चीज अगले लेक्चर में। और हमेशा याद रखना जब भी कभी रिड्यूस NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा ना तो हमेशा 10 प्रोटॉन्स मूव करेगा, कहां से कहां, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। और जब भी 10 प्रोटॉन मूव करेगा तो वापस जब 10 प्रोटॉन आएगा ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ तो कितना एटीपी बनेगा, हम लोग बोलेंगे 2.5 एटीपी बनेगा। इसका मतलब जब भी कभी रिड्यूस NADH2, याद रखना मैं रिड्यूस NADH2 बोल रहा हूं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कितना एटीपी बनेगा, 2.5 एटीपी बनेगा। लेकिन जब यही रिड्यूस NADH2 हम लोग बोलेंगे जीपीएस के थ्रू आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 को भी दे सकता है,
ठीक है, जब ये रिड्यूस NADH2 जीपीएस सिस्टम के थ्रू आएगा तब, ठीक है ना। तो उस टाइम पे याद रखना, जब कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता तो कितना प्रोटॉन्स मूव करता है, हम लोग बोलेंगे 6 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ 6 प्रोटॉन मूव करेगा। तो जब ये वापस आएगा तो कितना एटीपी बनेगा, 1.5 एटीपी बनेगा, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 1 को अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा रिड्यूस NADH2 तो हमेशा 2.5 एटीपी बनेगा। कॉम्प्लेक्स 2 को अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा रिड्यूस NADH2 या रिड्यूस FADH2 तो हमेशा क्या कितना एटीपी बनेगा, 1.5 एटीपी बनेगा, याद रखना है, ठीक है। और एक चीज देखो ध्यान से, मैं ये भी बताया कि जो रिड्यूस NADH2 होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को, याद रखना है। और जो रिड्यूस FADH2 होता है ना, जो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 2 को ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या रिड्यूस NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को दे सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल दे सकता है। किसके थ्रू देगा, तो हम लोग बोलेंगे जीपीएस, जब ग्लिस्ट्रोल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम काम करता है तब हम लोग बोलेंगे क्या होता है कि जो रिड्यूस NADH2 होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स 2 को दिया तो कितना एटीपी बनेगा, 1.5 एटीपी बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से, 2 इंटू क्या लिखा है, 1.5, मतलब 3 एटीपी बनेगा। बाकी सब एज इट इज होगा। तो आप इसको देखना, कैलकुलेट करना, ठीक है। 2 + 3 5 हो जाएगा, +5 10 हो जाएगा, +15 25, +5 कितना हो जाएगा, 30। तो कितना एटीपी बनेगा, 30 एटीपी बनेगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम काम करेगा तब, ठीक है। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और जब ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है। जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है तब हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम काम करता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था। अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट देखिएगा तो यहाँ पर कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनेगा। और यहाँ पर कितना एटीपी बनेगा, 36 एटीपी बनेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैलेट एस्पार्टेट शटल, ये क्या चीज है, जीपीएस, याद रखना है, ठीक है। और ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिड्यूस NADH2 जब कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 6 प्रोटॉन्स मूव करेगा, मैंने बताया था, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। और जब ये वापस 6 प्रोटॉन्स आएगा मैट्रिक्स की तरफ तो कितना एटीपी बनाएगा, हम लोग बोलेंगे 3 एटीपी बनाएगा। और जब एक रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, तो कितना प्रोटॉन्स मूव करेगा, 4 प्रोटॉन्स मूव करेगा मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। जब ये वापस आएगा तो कितने एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा, याद रखना है। और यहाँ पर भी जब ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, जब वो जीपीएस के थ्रू आएगा तो याद रखना है यहाँ पर कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा, अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको भी अप्लाई करके देखना यहाँ पर इतना ही एटीपी बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। अब हम लोग देखेंगे ये मैलेट एस्पार्टेट शटल एंड हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। क्या होता है शटल वर्ड, क्यों यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका क्या काम है, काम तो ऐसे मैंने बता दिया, कैसे करके ये पहुंचाता है रिड्यूस NADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के तक, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में डिटेल में, ठीक है। और एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग शटल सिस्टम देखने के बाद फिर देखेंगे क्यू साइकिल को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कुछ इनहिबिटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये शटल सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।